हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य के टेस्ट सीरीज नंबर 7। जी हाँ, इसके पहले हमने 6 टेस्ट सीरीज बना करके जो वीडियो हैं वो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। उन्हें भी आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ उन्हें भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनका संकलन हमने ये जितने भी टेस्ट सीरीज है उनमें किया है। तो चलिए उसी श्रृंखला में आज फिर से हम लेकर के आए हैं 7वें नंबर की टेस्ट सीरीज अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। यदि आप हिंदी साहित्य विषय से नेट जेआरएफ, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस आदि कई भी जो एग्ज़ाम हैं, जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी आपके लिए ये टेस्ट सीरीज़ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि और आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज की। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन जी का हिंदी काव्यधारा ग्रंथ है इतिहास ग्रंथ, काव्य ग्रंथ, यात्रा वृतांत, रासो ग्रंथ। जी हाँ दोस्तों, देखिए हिंदी काव्यधारा जो ग्रंथ है ये किनका है? राहुल सांकृत्यायन जी का। तो 2 प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं अपने कि हिंदी काव्यधारा ग्रंथ राहुल सांकृत्यायन का है और कैसा ग्रंथ है। तो यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूँ, इसका सही जवाब होगा विकल्प 1 यानी कि इतिहास ग्रंथ। राहुल सांकृत्यायन का हिंदी काव्यधारा जो ग्रंथ है वो एक ऐतिहासिक यानी कि इतिहास ग्रंथ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, काव्य भाषा के रूप में ग्रामीण भाषा के पक्षधर थे कोलरिज, वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, इलियट। जी हाँ, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काव्य भाषा के रूप में ग्रामीण भाषा का पक्ष किसने लिया, ग्रामीण भाषा के पक्षधर कौन थे? इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 वर्ड्सवर्थ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो पाश्चात्य विचारक वर्ड्सवर्थ है वो काव्य भाषा के रूप में ग्रामीण भाषा का प्रयोग करने के पक्ष में थे। तो इसका सही जवाब विकल्प 2। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है 8, 9, 10, 11। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सरल और आसान सा प्रश्न है, लेकिन आपको ये आना चाहिए। कई बार ऐसे ही प्रश्नों को हम गलत कर आते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है विकल्प 1 यानी कि 8। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 ही मानी है, 9 नहीं मानी है। 9वां रस जो है वो बाद के आचार्यों ने उसमें शामिल किया है। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, रस की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी? भरत मुनि, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट। देखिए, रस की व्याख्या इन जो विद्वान हैं इन्होंने की, आचार्यों ने की, लेकिन सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या जिसे हम कह सकते हैं कि सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या वो किसने की? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 अभिनव गुप्त। जी हाँ दोस्तों, अभिनव गुप्त जो है आचार्य, इन्होंने रस की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या की। अगला प्रश्न है, अभिजात्यवाद के बीज सर्वप्रथम किसके काव्य चिंतन में मिलता है? प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, क्रोचे। जी हाँ दोस्तों, देखिए अभिजात्यवाद का जो बीज है वो सर्वप्रथम हमें मिलता है तो वो है प्लेटो। विकल्प 1 यहाँ पर सही है, यानी कि अभिजात्यवाद का बीज यानी कि अभिजात्यवाद की शुरुआत सर्वप्रथम किसके काव्य चिंतन में मिलती है? तो उसका सही जवाब होगा प्लेटो। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रमुख प्रेम आख्यानों का मूल स्रोत संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं को किसने सिद्ध किया? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा आपको समझने का यहाँ पर प्रयास करना है कि प्रश्न को अच्छे से आप देखिए। हिंदी के प्रमुख जो प्रेमाख्यान हैं उनका मूल स्रोत संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश की काव्य परंपरा को किसने माना है या सिद्ध किया है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब है विकल्प 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उनके अनुसार हिंदी के प्रमुख जो प्रेमाख्यान है कि उनका मूल स्रोत संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश की काव्य परंपरा है। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवि सरहप्पा का समय है। देखिए, प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और फिर से पूछे जाने की संभावनाएं बनती है, तो देखिए ये आपको याद होना चाहिए, आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। सिद्ध कवि सरहप्पा का समय 7वीं शती, 8वीं, 9वीं या 10वीं शती। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो है 8वीं शती यानी कि विकल्प 2 यहाँ पर सही है। क्योंकि दोस्तों जो सिद्ध कवि सरहप्पा है, सरहप्पा का जो काल है 769 इनका समय जो है जन्म काल माना गया है।
769 ईस्वी। तो इस हिसाब से सरहप्पा का जो समय है वो ठहरता है 8वीं शती। तो यहाँ पर सही जवाब होगा 8वीं शती यानी कि विकल्प 2 सिद्ध कवि सरहप्पा का समय है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कबीर कानी सखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी, कबीर के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास, कबीर, नाभादास, अग्रदास। देखिए पंक्ति को दोबारा पढ़िए। कबीर कानी सखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी, कबीर के बारे में, कबीर के संदर्भ में यह पंक्ति किसने कही है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 नाभादास। जी हाँ दोस्तों, नाभादास का जो भक्तमाल है, नाभादास का जो भक्तमाल है उसमें नाभादास ने कबीर के संदर्भ में ये बात कही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक सदस्यों में नहीं थे? देखिए 2 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक सदस्यों में नहीं थे श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, रामनारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 यानी कि जो राधा कृष्ण दास हैं ये नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक सदस्यों में नहीं थे। बाकी बचे 3 श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, ये तीनों नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। तो प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक सदस्यों में थे तो श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार मिश्र, और नहीं थे तो यहाँ पर राधा कृष्ण मिश्र जो है ये नहीं थे। और देखिए नागरी प्रचारिणी सभा जो है इसकी स्थापना हुई थी 1893। ये भी एक अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस कृति में प्रवृत्ति अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा? देखिए यहाँ भी 2 प्रश्न हमारे क्लियर होते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस कृति में प्रवृत्ति अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। तो इन्होंने पुरानी हिंदी किसे कहा? प्रवृत्ति अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। कौन सी कृति में कहा? नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सरस्वती, देवनागर, चांद पत्रिका। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊँ इसका सही जवाब जो है वो है विकल्प 1 नागरी प्रचारिणी पत्रिका। नागरी प्रचारिणी पत्रिका जिसका 1896 में इसकी शुरुआत मानी जाती है, तो 1896 तो इसके अंतर्गत ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने जो प्रवृत्ति अपभ्रंश है उसको पुरानी हिंदी कहा, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत पुस्तक के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, गणपति चंद्र गुप्त। जी हाँ दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है विकल्प 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। जी हाँ, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की पुस्तक है हिंदी साहित्य का अतीत। चलिए बढ़ते आगे। तुम नीके दूही जानत गैया, चलित कुंवर रसिक मनमोहन, लागो तिहारे पैया। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? सूरदास, नंददास, कुम्भनदास, परमानंद दास। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसमें कई बार जो कैंडिडेट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत जवाब दे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 कुम्भनदास। ये जो पंक्तियाँ हैं ये दिखने में सूरदास जैसी लगती है लेकिन ये कुम्भनदास की पंक्तियाँ है। तुम नीके दूही जानत गैया, चलित कुंवर रसिक मनमोहन, लागो तिहारे पैया, ये पंक्तियाँ हैं कुम्भनदास की। चलिए बढ़ते आगे। उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण, नामवर सिंह। दोस्तों इसका सही जवाब है विकल्प 1 केदारनाथ सिंह। जो केदारनाथ सिंह हैं उनकी कविता है उत्तर कबीर। तो उत्तर कबीर नामक कविता कौन से कवि की है? केदारनाथ सिंह की। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। देखिए प्रेमचंद जी का जो सेवा सदन उपन्यास है उसका उर्दू शीर्षक क्या था या क्या है? बाजार हुस्न, चौगाने हस्ती, गोशा आफिमत, हम खुरमा व हम सबाब। देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है, आपको ये आना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसका सही जवाब है दोस्तों विकल्प 1 बाजार हुस्न। जी हाँ, प्रेमचंद का जो सेवा सदन उपन्यास है उसका उर्दू का शीर्षक था बाजार हुस्न। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक है सज्जन, राज्यश्री, कामना, विशाख। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं जयशंकर प्रसाद का जो पहला नाटक है
वो है सज्जन। विकल्प एक यहाँ पर सही है। 1910 सज्जन जो है उसका प्रकाशन वर्ष है 1910। राज्यश्री 1915, कामना 1927 और विशाख जो है 1921। इस तरीके से सबसे पहला जो नाटक है जयशंकर प्रसाद का वो है सज्जन 1910। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है अंगद का पाँव के लेखक हैं शरद जोशी, हरिशंकर प्रसाई, श्रीलाल शुक्ल, धर्मवीर भारती। देखिए ये व्यंग्यात्मक कृति है अंगद का पाँव। तो इसके लेखक जो है वो हैं विकल्प 3 यानी कि श्रीलाल शुक्ल इसके लेखक हैं। चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? सन 1800 ईस्वी, 1805 ईस्वी, 1857 ईस्वी, सन 1900 ईस्वी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सामान्य सा प्रश्न है, इसकी भी जानकारी आपको कन्फर्म होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज जो है उसकी स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई कलकत्ता में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ? कलकत्ता में। तो सन 1800 ईस्वी कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? राम कुमार वर्मा, नागेंद्र, शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी। किसने प्रयोगवाद को क्या कहा? बैठे ठाले का धंधा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है विकल्प 4। जी हाँ, नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा। अगला प्रश्न है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। देखिए निराला की ये पंक्तियाँ हैं और ये जो पंक्तियाँ बहुत ही चर्चित प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं इनकी। तो ये किस कविता से उद्धृत है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 सरोज स्मृति। देखिए जो सरोज स्मृति है जो निराला जी का एक बहुत ही मार्मिक शोक गीत है, इसी के अंतर्गत ये पंक्तियाँ आई है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो इसका सही जवाब है विकल्प 2 सरोज स्मृति। रस आखेटक के रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ रॉय, शरद जोशी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 कुबेरनाथ रॉय। रस आखेटक एक निबंध है, निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार हैं कुबेरनाथ रॉय। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। दरअसल कई बार हमने पढ़ा है मिश्र बंधु जो है उनका जिक्र आता रहता है हिंदी साहित्य के अंतर्गत, लेकिन मिश्र बंधुओं में है कौन कौन? तो यहाँ पर देखिए ये तीन लोग हैं मिश्र बंधुओं में जिनकी चर्चा की जाती है, जिनका नाम गिना जाता है, लेकिन इनमें से एक कौन है जो मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊँ इसका सही जवाब जो होगा वो होगा विकल्प 1 कृष्ण बिहारी मिश्र जो है मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। बाकी के जो तीनों हैं श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों मिश्र बंधुओं में शामिल है। तो इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं सुख श्याम गणेश, ये तीनों जो हैं वो मिश्र बंधुओं में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? देखिए भरत मुनि ने काव्य में कितने गुण माने हैं? 3, 5, 7, 10। देखिए भरत मुनि की यदि बात की जाए तो भरत मुनि ने काव्य में गुणों की संख्या 10 मानी है। जी हाँ दोस्तों, कितनी मानी है? 10। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 4 भरत मुनि ने काव्य में गुणों की संख्या 10 मानी है। अगला प्रश्न है देखिए इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, शिव मंगल सिंह सुमन। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पूछे जाने की फिर से संभावनाएं बनती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि इनमें से कौन सा कवि है जो प्रगतिवादी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दें कि केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं, त्रिलोचन भी प्रगतिवादी कवि हैं, शिव मंगल सिंह सुमन भी प्रगतिवादी कवि हैं, लेकिन जो भवानी प्रसाद मिश्र है ये प्रगतिवादी कवि नहीं हैं। तो इसका सही जवाब होगा यानी कि प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो कौन है? कौन नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र। चलिए बढ़ते हैं आगे। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? आई ए रिचर्ड्स, मैथ्यू अर्नॉल्ड,
वर्ड्सवर्थ, क्रोचे। देखिए पाश्चात्य जो हिंदी साहित्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? इसका सही जवाब होगा विकल्प 1 I.A. रिचर्ड्स। रिचर्ड्स है वो इसके लेखक हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये इनका ग्रंथ है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है निरालाकृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? कंबन रामायण, प्रतिवासी रामायण, रामचरितमानस और रामचंद्रिका। ये दोस्तों निराला की जो कविता है राम की शक्ति पूजा दीर्घ कविता, तो इसका आधार ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 कृतिवास रामायण। जी हाँ दोस्तों, कृतिवास रामायण जो है इसी को आधार बना करके राम की शक्ति पूजा जो कविता है वो निराला जी ने लिखी। तो राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ यदि हम माने तो वो होगा कृतिवासी रामायण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न नेट, JRF, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनमें ही ज़्यादातर छात्र जो हैं वो कैंडिडेट्स जो हैं वो गलतियां करते हैं, नंबर इसी में आपके कटते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप सावधानी से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों चिंतामणि का काव्य प्रकाश। देखिए चिंतामणि का क्या है? काव्य प्रकाश। और मतीराम का रसराज। मतीराम का क्या है ग्रंथ? रसराज। भूषण की बात करें तो भूषण की शिवा बावनी। और रसलीन जो है, रसलीन का अंग दर्पण जो पहले नंबर का है ऊपर अंग दर्पण वो रसलीन का है। बाकी बचा रस रहस्य ये किसी के भी साथ अटैच नहीं होगा यहाँ पर। तो दोस्तों इस तरीके से रचनाओं को सुमेलित किया जाता है। तो इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से समझ करके ही जवाब देना है, तो ही आप सही कर पाएंगे। नहीं तो जरा सा भी अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो ये प्रश्न आपका गलत हो सकता है। तो देखिए चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतीराम का रसराज, भूषण का शिवा भावनी और रसलीन का अंग दर्पण। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए लेखिकाएं हैं और उनकी रचनाएं आगे दी हुई है, तो इनको सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। देखिए ममता कालिया की बात करें तो एक पत्नी के नोट्स। देखिए ममता कालिया की रचना कौन सी है? एक पत्नी के नोट्स। नासिरा शर्मा की बात करें तो दोस्तों जिंदा मुहावरे इनकी रचना है, कृति है। चित्रा मुदगल एक जमीन अपनी। अलका सरावगी शेष कादम्बरी। अब बचा क्या? एक पति के नोट्स। ये यहाँ पर किसी भी लेखिका जो है उससे मैच नहीं करे, यानी कि उसकी रचना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर से इसको आप समझने का प्रयास करें दोबारा। ममता कालिया की जो रचना है वो है एक पत्नी के नोट्स। नासिरा शर्मा जिंदा मुहावरे। चित्रा मुदगल एक ज़मीन अपनी। और अलका सरावगी का है शेष कादम्बरी। चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए प्रकाशन वर्ष के आधार पर ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं इनका सही अनुक्रम आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। चारों विकल्पों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और सोचिएगा कि जो पत्र पत्रिका है उनका सही अनुक्रम, इनका जो प्रकाशन वर्ष है उसके हिसाब से आपको बताना है। हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बिनी, नागरी प्रचारिणी पत्रिका और सरस्वती। आनंद कादम्बिनी, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सरस्वती, हरिश्चंद्र मैगजीन। अब दोस्तों आपको इसमें देखना है कि सबसे पहले कौन सी मैगजीन जो है उसका प्रकाशन वर्ष है। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, तो इसमें आप पाएंगे कि हरिश्चंद्र जो मैगजीन है उसका प्रकाशन वर्ष है 1873। हरिश्चंद्र मैगजीन, तो हरिश्चंद्र मैगजीन है। उसके बाद आप देखिए आनंद कादम्बिनी है, इसका 1881 है। नागरी प्रचारिणी पत्रिका 1893 है। और सरस्वती जो है वो 1900 में आती है। इस तरीके से सही विकल्प होगा, सही जवाब जो होगा वो होगा विकल्प 1, यानी कि सबसे पहले हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, आनंद कादम्बिनी 1881, नागरी प्रचारिणी पत्रिका 1893 और सरस्वती 1900। तो विकल्प 1 यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम है? गुंजन, पल्लव, ग्रामीण, युगांत। पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्रामीण। ग्रामीण, युगांत, पल्लव, गुंजन और पल्लव, गुंजन, ग्रामीण, युगांत। अब देखिए
दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इनका जो है काव्य रचनाओं का सही क्रम तभी आप सही कर पाएंगे जब इनका आपको प्रकाशन वर्ष याद होगा, ध्यान में होगा। तो अच्छे से सोच समझ करके ही इन प्रश्नों का जवाब दें। देखिए यहाँ पर अब हम पल्लव जो है, पल्लव 1928, पल्लव कब आया था दोस्तों? 1928। तो यहाँ पर पल्लव 1928। गुंजन की बात करें तो गुंजन 1932 और युगांत की बात करें तो युगांत 1936 और ग्राम्या, सॉरी ये जो ग्रामीण है इसकी जगह आप ग्राम्या समझिए इसे, ग्राम्या भी 1940 के आसपास इनका आया था, तो 1940। तो यहाँ पर देखिए बढ़ते क्रम में पल्लव पहले आया 1928 में, उसके बाद गुंजन 32 में, 36 में युगांत आया और ग्राम्या जो है 1940 में आया। तो इस तरीके से इनकी जो पंथ की काव्य रचनाएं हैं उनका सही क्रम होगा विकल्प 2। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा कि देखिए पल्लव और गुंजन जो है ये इनकी छायावादी रचनाएं हैं और युगांत और ग्राम्या जो हैं ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं, यानी कि 1936 के बाद की रचनाएं हैं युगांत और ग्राम्या। चलिए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान, रंगभूमि। सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, सेवा सदन, रंगभूमि, वरदान। सेवा सदन, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, वरदान। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये देखना है कि सबसे पहले इनकी कौन सी रचना आई। तो यहाँ पर बात करें तो सेवा सदन इनका पहले आया, यानी कि सेवा सदन जो है वो आया था 1918 में। उसके बाद देखिए अब सेवा सदन भी 3 में दिया हुआ है, पहले, दूसरे और चौथे विकल्प में। इसके बाद बढ़ते आगे प्रतिज्ञा, वरदान और रंगभूमि। इसके बाद वरदान जो है वो आया था 1921 में, वरदान आया 1921 में और रंगभूमि है वो आया 1925 में और प्रतिज्ञा की बात करें तो 1929 में ये सामने आता है, 1929। तो इस तरीके से प्रेमचंद का जो प्रकाशन काल है, उनके उपन्यासों का प्रकाशन काल है, तो सही अनुक्रम के आधार पर हम बात करें तो इसमें विकल्प 2 सही ठहरता है। सेवा सदन 1918 में, उसके बाद वरदान 1921, रंगभूमि 25 और प्रतिज्ञा 1929। तो इस तरीके से विकल्प 2 यहाँ पर सही है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को बहुत ही सोच समझ करके आपको हल करना है, अदरवाइज़ आप गलतियाँ बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपके जो अंक है वो कटेंगे और आपका परिणाम जो है प्रभावित होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर टेस्ट अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके आप बताइएगा। और जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई टेस्ट सीरीज़ के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।